18 दिसंबर 2018 को मंगलवार था। स्कूल की छुट्टी के बाद संजलि सिंह अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से घर जाने के लिए निकली। सहेलियों से बातचीत करती हुई वह चौराहे पर पहुंची। वहां से वह अपने गांव की सड़क की तरफ मुड़ गई। उसकी सहेलियां दूसरी सड़क पर चली गईं। संजलि ने सहेलियों से अगले दिन मिलने का वादा किया था, लेकिन उसके साथ रास्ते में एक ऐसी घटना घट गई जो दिल को दहलाने वाली थी। रास्ते में दो बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। क्या था पूरा मामला, संजलि को किसने और क्यों जिंदा जलाया? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध आगरा शहर में घटी थी। यहाँ के थाना मलपुरा का एक गांव है लालऊ। हरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ लालऊ गांव में ही रहते थे। संजलि उन्हीं की मझली बेटी थी। हरेंद्र सिंह सिकंदरा स्थित एक जूता फैक्ट्री में जूता कारीगर थे। उनकी बेटी संजलि घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर 9 मील गांव स्थित अशरफी देवी छिद्दा सिंह इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी स्कूल की छुट्टी दोपहर 1:30 बजे हुई। छुट्टी के बाद संजलि को चले अभी 10-15 मिनट ही हुए थे, जब वह घर से 500 मीटर पहले जगनेर रोड पर लालऊ नाले के पास पहुंची, तभी दो बाइक सवार युवक पीछे से संजलि की साइकिल के बराबर में आए। यह देखकर वह डर गई और साइकिल की गति तेज कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दो युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। वह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। साइकिल की गति तेज होते ही युवकों की बाइक की गति तेज हो गई। पीछा करने वाले कौन हैं और क्या चाहते हैं, यह सोचकर संजलि परेशान थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की बोतल से संजलि के ऊपर पेट्रोल डाला और फुर्ती से लाइटर से आग लगा दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने जलती हुई संजलि को सड़क किनारे खाई में धक्का दे दिया। इससे वह खाई में जा गिरी। दोनों युवक वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। संजलि आग की लपटों से घिर गई थी। उसके खाई में गिरने से वहां की झाड़ियों ने भी आग पकड़ लिया। आग में घिरी संजलि हिम्मत करके जैसे तैसे सड़क पर पहुंची। उसकी मर्मांतक चीख सुनकर कई राहगीर रुक गए। जलती हुई लड़की को देखकर उनके होश उड़ गए। संजलि ने जमीन पर लेटकर आग बुझाने की कोशिश किया। तब तक आग से उसकी पीठ पर लटका स्कूली बैग पूरी तरह जल चुका था। उसी समय वहां से एक बस गुजर रही थी। दिल दहलाने वाला मंजर देखकर बस चालक मुकेश ने बस वहीं रोक लिया और बस में रखा अग्निशमन यंत्र लेकर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह चल नहीं पाया। इस पर वह बस में रखा दूसरा यंत्र लेकर आया और आग बुझाई। इस बीच बस की सवारियां व अन्य राहगीर भी वहां एकत्र हो गए। आग बुझाने के प्रयास में बस चालक मुकेश के हाथ भी झुलस गए थे। वहां से अजय नाम का एक युवक भी गुजर रहा था। उसने जलन से तड़पती संजलि को पहचान लिया और फोन से संजलि के घर खबर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उसके माता पिता के होश उड़ गए। वे गांव के लोगों के साथ बदहवास से घटनास्थल पर पहुंचे। आग से झुलसी संजलि ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने घर वालों को दे दिया। इसी बीच किसी ने 100 नंबर पर फोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने संजलि को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि वह 75% जल चुकी है। उस समय प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह आगरा में ताजमहल के पास स्थित अमर विलास होटल में आगरा रेंज के अधिकारियों के साथ मीटिंग में थे। वहां मौजूद अधिकारियों को सरेराह एक छात्रा को जिंदा जलाने की घटना की सूचना मिली तो पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। एडीजी अजय आनंद, डीआईजी लव कुमार और एसएसपी अमित पाठक अस्पताल पहुंच गए। उधर घटनास्थल पर भी थाना पुलिस पहुंच गई थी।
पुलिस टीम ने घटनास्थल से प्लास्टिक की एक खाली बोतल व लाइटर जब्त किया। पुलिस अधिकारियों ने संजली से बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया। झुलसी अवस्था में वह रुक रुक कर बात कर पा रही थी। उसने बताया कि 15 दिन पहले दो युवकों ने उसका पीछा किया था। वह उन्हें नहीं जानती है। पुलिस को संजली के घर वालों से पता चला कि 23 नवंबर को संजली के पिता हरेंद्र पर मलपुरा नहर के पास दो अज्ञात लोगों ने हमला किया था, जिसमें हरेंद्र को मामूली चोटें आई थीं। लेकिन उन्होंने इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। मारपीट करने वाले कौन थे, हरेंद्र पहचान नहीं पाए थे। पुलिस की एक टीम मौके पर जांच पड़ताल करने लगी, जबकि दूसरी टीम हमलावर बाइक सवारों की तलाश में निकल गई। पुलिस पिता पर हमले की कड़ियों को बेटी के साथ हुई घटना से जोड़कर देखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि कुछ दिन पूर्व संजली के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो युवक कौन थे। 15 साल की किशोरी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसकी वजह से उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने संजली की सहेलियों व स्कूल स्टाफ से इस संबंध में पूछताछ किया। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि आरोपी संजली के परिचित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा था कि दोनों ने हेलमेट लगाया था। ऐसा उन्होंने पहचान छिपाने के लिए किया होगा। जिस स्थान पर वारदात हुई वह घर से करीब आधा किलोमीटर पहले और स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पर था। माना यह भी जा रहा था कि हमलावर स्कूल से ही अंजलि के पीछे लगे होंगे। संजली और उसके परिवार वालों से पूछताछ के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे घटना का खुलासा हो सके। गांव के लोग भी कुछ नहीं बता रहे थे, न पुलिस को ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा था जिसने हमलावरों को भागते हुए देखा हो। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया। गंभीर रूप से जली किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए उसी दिन शाम 6 बजे उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर संजली के इलाज में जुट गए। उनका कहना था कि 48 घंटे गुजर जाने के बाद ही उसकी हालत के बारे में कुछ कहा जा सकता है। आखिर 36 घंटे बाद 19 नवंबर की रात 1:30 बजे संजली जिंदगी की जंग हार गई। उसी दिन पोस्टमार्टम के बाद उसका शव शाम 5:30 बजे उसके गांव लालो पहुंचा। संजली जब दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय कई सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने हमलावरों की गिरफ्तारी और पीड़िता को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर जुलूस भी निकाले थे। इसलिए संजली के शव के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उसके गांव पहुंच गई थी। गांव में एकत्र लोगों ने मांगों को लेकर हंगामा कर दाह संस्कार रोक दिया। परिवार और संगठनों की मांग थी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पुलिस भीड़ के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थी। यह देख एसएसपी ने वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेज दिया। भीड़ ने हंगामा किया तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने के बाद रात 9:30 बजे संजली का अंतिम संस्कार हो सका। संजली की मौत के बाद स्कूलों कॉलेजों के साथ विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने हत्यारों को गिरफ्तार कर संजली को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाले। संजली के शोक में लालो का बाजार भी बंद रहा। इस घटना में नया मोड़ तब आया जब संजली की मौत से दुखी होकर उसके ताऊ के 24 साल के बेटे योगेश ने एक दिन बाद ही 20 दिसंबर की सुबह जहर खा लिया। उसे परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। योगेश द्वारा अचानक आत्महत्या कर लिए जाने से सभी दुखी व स्तब्ध थे। पुलिस की संदिग्धों की सूची में योगेश पहले से ही शक के घेरे में था। पुलिस उसका मोबाइल जब्त करके छानबीन करने लगी। संजली के परिवार के नजदीकी लोगों का कहना था कि संजली डेली डायरी लिखती थी। उसे जो भी अच्छा लगे बुरा लगे उसे डायरी में लिखती थी। 15 दिन पहले उसके साथ छेड़छाड़ की जो घटना हुई थी उसके बारे में उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था, लेकिन उसने अपनी डायरी में जरूर लिखा होगा। पुलिस ने उसके घर पर डायरी खोजी, लेकिन डायरी घर में नहीं मिली। उसकी सहेलियों ने बताया कि वह डायरी को अपने बस्ते में रखती थी,
जो घटना में जलकर राख हो चुका था। मौत से पहले संजली ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डबडबाई आंखों और थरथराते होठों से मां से कहा था, मां, यदि मैं ठीक हो गई तो हमलावरों को छोड़ूंगी नहीं, उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। और अगर मैं मर गई तो हमलावरों को छोड़ना मत, उन्हें सजा जरूर दिलाना। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो। संजली को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की घटना की गूंज प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गई। 21 दिसंबर को लालऊ में हरेंद्र सिंह के घर दिन भर नेताओं के आने का तांता लगा रहा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें जहां सांत्वना दी, वहीं न्याय का भी पूरा भरोसा दिलाया। संजली के पिता हरेंद्र सिंह की मांग थी कि बड़ी बेटी अंजलि को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उपमुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से देने की घोषणा किया। घटना के 3 दिन बाद भी संजली के हत्यारों के ना पकड़े जाने से गांव में गमगीन माहौल था। ग्रामीणों व विभिन्न संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। प्रदेश ही नहीं, देश में सनसनी फैला चुके इस जघन्य हत्याकांड के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। संजली की जघन्य हत्या पर केवल आगरा में ही नहीं, बल्कि मैनपुरी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मथुरा, एटा, बुलंदशहर, लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली में भी आक्रोश था। राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर संजली के घर वालों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही। संजली को जिंदा जलाकर मार देने की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही। पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। संजली को जिन 2 बाइक सवारों ने जलाया था, पुलिस उनमें योगेश को पुलिस मुख्य संदिग्ध मान रही थी, पर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसका दूसरा साथी कौन था, यह जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। गुत्थी उलझने से पुलिस असमंजस में थी। पुलिस के आला अधिकारी इस हत्याकांड को सुलझाने में जुटे थे। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक टीमें बनाई गईं। इन टीमों को अलग अलग काम सौंपे गए। हत्यारों का पता लगाने के लिए पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में सूत्र तलाशने के साथ ही संजली के स्कूल के आसपास के पेट्रोल पंपों व रास्ते के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। संजली के गांव में भी सादा कपड़ों में महिला पुलिस लगा दी गई। इसके साथ ही योगेश के दोस्तों की सूची बनाकर उन पर निगाह रखी जाने लगी। पुलिस ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के मामले में लालऊ व आसपास के गांवों से 20 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया। लेकिन घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों के संबंध में कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। पुलिस गोपनीय तरीके से जांच में जुटी रही। इस बीच 22 दिसंबर को एसएसपी अमित पाठक ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की टीम को घटनास्थल पर बुलाया। फोरेंसिक वैज्ञानिक अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने शनिवार को क्राइम सीन रिक्रिएट किया। साथ ही खाई से सड़क तक की दूरी नापी। यह जानने के लिए पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए कि वहां से किसने बोतल में पेट्रोल लिया। लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे इस केस के आरोपी पकड़े जा सकें। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि संजली को अचानक रोककर उस पर पेट्रोल नहीं डाला गया, बल्कि कुछ दूरी से उस पर पेट्रोल फेंका गया था। पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिला हुआ था। यह सड़क पर जहां जहां गिरा वहां निशान अभी तक बने हुए थे। घटना के 5वें दिन आगरा निवासी एक युवक जो आरओ का काम करता है ने एसएसपी अमित पाठक को बताया कि 18 दिसंबर को वह अपनी बाइक से जगनेर जा रहा था। नामील के पास उसके मोबाइल की घंटी बजी। जब वह फोन पर बात कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने एक लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। दोनों युवक पैशन प्रो बाइक पर थे। इसी बीच छात्रा चीखी और उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। उनमें से एक युवक काले रंग की जैकेट पहने था। डर की वजह से वह भी घटनास्थल से चुपचाप आगे बढ़ गया। पुलिस ने संजली के स्कूल के पास एक शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी देखी। फुटेज में संजली साइकिल से जाती हुई दिखाई दे रही थी।
एक बाइक पर दो युवक व दूसरी बाइक पर एक युवक हेलमेट लगाए उसका पीछा करते दिखाई दिए। पुलिस को अब तक की गई जांच में यह पता चल गया था कि इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया गया था। घटनास्थल से जो लाइटर मिला वह गन शेप में था। एसएसपी अमित पाठक ने उस लाइटर को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और यह भी पूछा कि लालो आगरा शहर में किन किन दुकानों पर ऐसा लाइटर मिलता है। पुलिस भी इस जांच में जुट गई। पुलिस सदर, नामनेर, चर्च रोड, किनारी बाजार आदि जगहों की उन दुकानों पर पहुंची जहां गैस चूल्हे और लाइटर मिलते हैं। सभी जगह से लाइटर के फोटोग्राफ लिए गए। शाम को शहर में एक दुकान पर वैसा ही लाइटर मिला। इसके पीछे एसएसपी का मकसद था कि जिस दुकान पर लाइटर मिला है वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं। शायद कोई सुराग मिल जाए। संजली के तहेरे भाई योगेश पर पुलिस को पहले से ही शक था। उसके खुदकुशी कर लिए जाने से पुलिस का काम कुछ आसान हो गया। पुलिस को उस पर शक इसलिए हुआ था क्योंकि पहले दिन आगरा अस्पताल में जहां संजली भर्ती थी उसने आईसीयू में घुसने का प्रयास किया था। उसकी मौत के बाद फॉरेंसिक टीम को योगेश के मकान की छत के ऊपर बने कमरे से कीटनाशक मिला। पुलिस ने जब उसके परिजनों से खुदकुशी की वजह पूछी तो वह कुछ नहीं बता पाए। पुलिस द्वारा योगेश के जब्त किए गए मोबाइल की जांच के दौरान फोन में कुछ नहीं मिला। तब पुलिस ने मोबाइल को डेटा रिकवरी के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। इसके साथ ही योगेश के घर की गहन तलाशी भी ली गई। गांव में यह भी चर्चा थी कि योगेश संजली के परिवार के ज्यादा करीब था। योगेश ने संजली को मॉडल बनाने का सपना दिखाया था। इसके लिए उसने संजली के कई वीडियो भी शूट कराए, फोटो भी खिंचवाए। कुछ दोस्तों को बुलाया, बताया कि नोएडा से आए हैं जो संजली का वीडियो बनाएंगे। घर पर ही वीडियो शूट कराया गया, लेकिन वह संजली को मॉडल नहीं बनवा सका। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत कम ही होती थी। लेबोरेटरी में जांच के दौरान योगेश के मोबाइल का सारा डेटा रिकवर हो गया। व्हाट्सएप चैट में चैटिंग देखकर पुलिस अधिकारी चौंके। संजली द्वारा एक मैसेज योगेश को भेजा गया था। मैसेज में 23 नवंबर को पिता पर हुए हमले के संबंध में संजली ने कहा था, क्या तुमने ही पापा पर हमला किया था? इससे पुलिस को जांच की दिशा मिल गई। योगेश के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके कमरे से एक कॉपी मिली जिसके कुछ पन्ने फाड़े गए थे। इन पन्नों का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया गया था। वह पत्र भी मिल गए। इसके साथ ही एक साइकिल की रसीद और संजली के नाम का एक प्रमाण पत्र भी मिला। दिल दहला देने वाले संजली हत्याकांड का पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 8वें दिन 25 दिसंबर को पर्दाफाश कर दिया। यह खुलासा चौंकाने वाला था। संजली की मौत के कुछ घंटे बाद ही खुदकुशी कर लेने वाला उसका तहेरा भाई ही मास्टरमाइंड योगेश था। इस जघन्य वारदात की वजह यह रही थी कि संजली ने उसे व्हाट्सएप चैट में लूजर कह दिया था। इसी से आहत होकर योगेश ने यह साजिश रची थी। उसके मन में प्रतिशोध की भावना घर कर गई थी। इस साजिश के लिए उसने 15-15 हजार रुपए का लालच देकर अपने 2 रिश्तेदार युवकों को शामिल कर लिया। 25 दिसंबर को पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें विजय निवासी कलवारी, जगदीशपुरा, आगरा जो योगेश के मामा का बेटा है, तथा आकाश निवासी मनिया, मलपुरा हाल निवासी लखनपुर, शास्त्रीपुरम, आगरा जो विजय की बहन का देवर है, शामिल थे। संजली को अपने जाल में फंसाने के लिए ही योगेश ने उसे साइकिल खरीद कर दी थी। उसने घर पर बताया था कि संजली ने यह साइकिल प्रतियोगिता में जीती है। इस प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट भी योगेश ने अपने कंप्यूटर से तैयार किया था। भाई योगेश की हरकतों और गलत इरादों का पता चलने पर संजली ने उससे दूरी बनाने के साथ ही अपने घर आने से भी मना कर दिया था। योगेश ने उसे मॉडल बनाने का सपना भी दिखाया। कुछ दिनों तक संजली भाई के गलत इरादे नहीं भांप सकी। जब योगेश की नीयत का एहसास हुआ तो वह विरोध करने लगी। योगेश को यह नागवार गुजरा, इसीलिए उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। 23 नवंबर को योगेश ने ही संजली के पिता पर हमला कराया था। उसके बाद उसने संजली को जलाने की योजना बनाई।
अपनी इस योजना में उसने अपने दोनों रिश्तेदारों को पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। 18 दिसंबर को उसने ममेरे भाई विजय को रेकी के लिए लगाया। छुट्टी के बाद संजली जब स्कूल से निकली वह उसके पीछे लग गया। पैशन प्रो बाइक पर विजय हेलमेट लगाए अलग चल रहा था, जबकि सफेद रंग की अपाची बाइक जिसे आकाश चला रहा था के पीछे योगेश बैठा था। दोनों हेलमेट पहने हुए थे। रास्ते में संजली पर योगेश ने ही पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दोनों बाइक वारदात के दौरान प्रयोग किए हेलमेट, मौकाए वारदात पर संजली का फोटो, योगेश का बैग जिसमें वह कपड़े लेकर गया था, साइकिल की रसीद जो संजली के पास थी, योगेश के घर पर मिला सर्टिफिकेट जैसा एक सर्टिफिकेट संजली के घर पर भी मिला। संजली को लिखे लव लेटर जो वह संजली को नहीं दे सका था आदि पुलिस ने बरामद कर लिए। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि योगेश संजली से एक तरफा प्यार कर उसे हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने मॉडल बनवाने का सपना दिखाकर उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि अपनी ओर से उसे एक साइकिल भी खरीद कर दिया। प्रतियोगिता का फर्जी प्रमाण पत्र उसने अपने कंप्यूटर पर तैयार किया था। योगेश ने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर संजली की हत्या की ऐसी साजिश रची थी कि कई बार पुलिस भी गच्चा खा गई। वह एक तरफा मोहब्बत में संजली को हासिल करना चाहता था, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने घटना को अंजाम देकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। संजली की बड़ी बहन अंजलि को भी उसने नौकरी लगाने का झांसा दिया था। बाद में मना कर दिया कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती। इस पर अंजलि नाराज हुई तो नौकरी के लिए दिए गए उसके सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी उसने जला दिया। यूट्यूब पर मोटिवेशनल चैनल चलाने वाले योगेश की युवाओं में मोटिवेशन गुरु के रूप में पहचान थी। सभी उसकी गंभीरता की मिसाल देते थे, मगर उस गंभीर चेहरे के पीछे शातिर क्राइम मास्टर दिमाग छिपा था। आरोपी आकाश ने बताया कि योगेश पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल नहीं लाया था, बल्कि उसने बाइक में ही अलग से 60 रुपए का पेट्रोल भरवाया था। इससे पहले उसने 150 रुपए का तेल भरवाया था। योगेश अपने घर से ही प्लास्टिक की बोतल लाया था। पेट्रोल पंप से कुछ दूर जाकर उसने बोतल में पेट्रोल निकाल लिया। आग जलाते समय कहीं हाथ ना जल जाएं, इसलिए वह खास तरह के दस्ताने लेकर गया था। संजली के आग में जलने के दौरान योगेश के कपड़ों में भी आग लग गई थी, तब उसने दस्ताने पहने हाथ से आग बुझाई। इसी दौरान उसके हाथ से लाइटर मौके पर ही गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी विजय ने बताया कि योगेश घटना के बाद सारे सबूत जलाता चला गया। योगेश ने जो कपड़े वारदात के समय पहने थे जला दिए, उसके साथ ही विजय और आकाश के पहने कपड़े भी जलवा दिए। बाइक वह अपने एक दोस्त से मांग कर लाया था, वह उसने लौटा दिया। यह सब उसने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए किया था। योगेश की साजिश में यह बात शामिल थी कि संजली को जलाने जाते वक्त सब खामोश रहेंगे। ऐसा ही किया गया। इसके पीछे योजना थी कि यदि संजली बच जाए तो उसे पता ना चले कि किसने जलाया है। विजय को अकेला बाइक पर रेकी के लिए लगाया गया था। विजय को घटना के बाद कुछ देर रुककर पूरे हालात की जानकारी लेकर योगेश को देनी थी। बाद में जब वे लोग मिले तो विजय ने घटना के बारे में बताया कि संजली मरी नहीं है। आकाश और विजय ने बताया कि वारदात के बाद उन्हें 15-15 हजार रुपए मिलने थे, वह भी उसने नहीं दिए थे। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।